ओवैसी बढ़ाएंगे अखिलेश की टेंशन। यूपी में ओवैसी बनेंगे नए किंग मेकर। यूपी का मुसलमान पसंद करेगा हैदराबादी बिरयानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों की नजर सूबे के करीब 20% मुस्लिम वोटर्स पर टिक गई है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी के चुनावी मैदान में मजबूती से ताल ठोक दी है। 14 जून 2026 में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा से चुनावी शंखनाद कर सूबे के सियासी तापमान को बढ़ाया है। ओवैसी का ये कदम अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को सीधे चुनौती दे रहा है। सवाल है कि आखिर ओवैसी यूपी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो सिर्फ AIMIM का विस्तार चाह रहे हैं या फिर अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा। अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है चुनावी गणित। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद CSTS लोकनीति की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि लगभग 79% मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया था और कम से कम 8% वोट बीजेपी को गए, जो 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% का इजाफा है। सियासी पंडितों का मानना है कि ओवैसी की यूपी में बढ़ती दिलचस्पी महज चुनाव लड़ने या सीटें हासिल करने तक सीमित नहीं है। उनका टारगेट राज्य के करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक के बीच खुद को प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित करना है, ताकि मुस्लिम राजनीति में उनकी भूमिका केवल हैदराबाद तक सीमित ना रहे। अब सवाल उठता है कि ओवैसी ने चुनावी शंखनाद के लिए मटेरा को ही क्यों चुना? दरअसल बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ से उन्होंने यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली को 2027 के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन इसी चुनावी शुरुआत के पीछे एक गहरा धार्मिक ऐतिहासिक एजेंडा भी छिपा है। बहराइच की धरती सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह के लिए जानी जाती है। ओवैसी का यहाँ आना और दरगाह से जुड़ाव दिखाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव का विवाद यूपी की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना है। बीजेपी और उसके सहयोगी नेता खासकर OP राजभर खुलकर महाराजा सुहेलदेव को हिंदू प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। और तो और ओवैसी को चेतावनी दे रहे हैं कि विदेशी आक्रांता के महिमा मंडन पर सुहेलदेव के वंशज चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर अखिलेश यादव इस पूरे विवाद पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, जो दिखाता है कि अगर वो गाजी पर बोले तो हिंदू वोटर छिटकेंगे, सुहेलदेव पर बोले तो मुस्लिम नाराज हो सकते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं? इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 11वीं सदी में बहराइच की ये धरती एक बड़े महासंग्राम की गवाह बनी थी। बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी इलाके को जीतने आगे बढ़ा, तब श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव ने गाजी को मार गिराया था। समय के साथ मुस्लिम समाज में सालार मसूद गाजी की पहचान एक सूफी संत यानी गाजी मियां के रूप में मजबूत हुई और उनकी दरगाह आस्था का केंद्र बन गई। दिल्ली की सल्तनत खत्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है। मुगलिया खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए, सब हुक्मरान खत्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हमेशा वो लोग। आयोजन वहाँ पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, एक गुलामी का प्रतीक है। दरअसल पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक बदलाव देखा। अखिलेश यादव अब अक्सर खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व और सर्व समाज के नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं।
ओवैसी का सीधा आरोप है कि जब भी मुसलमानों के मुद्दों, दंगों या उनके अधिकारों की बात आती है तो सेक्युलर पार्टियां बैकफुट पर आ जाती हैं। और यही वजह है कि ओवैसी मुस्लिम समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका असली हितैषी समाजवादी पार्टियां कांग्रेस नहीं बल्कि उनकी AIMIM है। बड़े मंगल के भंडारों से हमारे समाज में मिलन होता है, मेल मिलाप होता है, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ऐसी परंपरा पूरे देश में कहीं नहीं कभी किसी जमाने में शुरू किया गया। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने कभी पहली परंपरा शुरू की थी, जो नवाबों के वक्त पे शुरू हुई और आज आज़ादी के बाद हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तानियत है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ओवैसी यूपी में हैदराबाद जितने पॉपुलर हैं? आइए जानते हैं। भले ही ओवैसी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती हो, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की लोकप्रियता वैसी नहीं है जैसी हैदराबाद के ओल्ड सिटी में है। हैदराबाद में उनका कैडर, पारिवारिक इतिहास और मजबूत संगठनित ढांचा है, जबकि यूपी में वे अब भी एक बाहरी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उनके चुनावी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी और उसका वोट शेयर भी बेहद सीमित रहा। इसके बाद 2021 के जिला पंचायत चुनावों में AIMIM ने पहली बार कुछ इलाकों में अपनी जमीनी मौजूदगी का एहसास करवाया। लगभग 22 जिला पंचायत सीटों पर जीत दर्ज की। 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन AIMIM को एक भी सीट नहीं मिली और उसका कुल वोट शेयर 1% से भी कम रहा। 2023 निकाय चुनावों के शहरी इलाकों में प्रदर्शन सुथरा। मेरठ मेयर चुनाव में AIMIM दूसरे स्थान पर रही और कई नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षद जीते। यानी AIMIM स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन विधानसभा में वे अभी भी करिश्मा करने से दूर। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी यूपी में भी बिहार के सीमांचल, जहां 2020 में AIMIM ने 5 सीटें जीती थी, या फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनावों जैसा प्रदर्शन दोबारा दोहरा पाएंगे। माना जा रहा है कि ओवैसी पूर्वांचल और तराई के मुस्लिम बहुल इलाके बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, संभल, अमरोहा और रामपुर में पूरा जोर लगाने की कोशिश में है। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र में मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा पारंपरिक पार्टियों से नाराज होकर ओवैसी के साथ चल गया था। वहीं यूपी में हालात थोड़े अलग बताए जाते हैं। यहाँ का मुस्लिम मतदाता बेहद रणनीतिक तरीके से वोट करता है। हालांकि ओवैसी अगर 2027 में 40 से 50 सीटों पर भी मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करते हैं तो वे जीते या ना जीते, अखिलेश यादव के मुस्लिम समीकरण में सेंध जरूर लगा सकते हैं। यही वजह है कि ओवैसी का मटेरा से शुरू हुआ ये सफर 2027 में अखिलेश यादव के लखनऊ के रोड मैप को काफी पेचीदा बनाने वाला है।